Minister of Power, Housing and Urban Affairs, Government of India, Shri C.R. Patil ji, Honorable Union Minister of Jal Shakti, Government of India, Honorable Cabinet Ministers of Gujarat, Honorable Ministers of State, Honorable Mayors, Deputy Mayors, Standing Committee Chairmen, Nagar Palika Pramukh and other office bearers who have travelled from across the state to spend this glorious day with us. आइए मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव का एक बार फिर से तिरंगा लहराकर तालियों की गूंज के साथ और भारत माता की जय से स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष अवसर पर। आज का दिन गुजरात के शहरी विकास की 2 दशक लंबी परिवर्तन यात्रा का उत्सव है। वह यात्रा जिसने स्वप्नों को साकार किया और विकास को जन जन तक पहुंचाया। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 न केवल इस अभूतपूर्व बदलाव की स्वीकृति है बल्कि एक नया संकल्प भी है कि अब हम और आगे बढ़ेंगे और भी बेहतर करेंगे। गुजरात की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी को, श्री आचार्य देवव्रत जी को कि वे शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी शहरी विकास वर्ष 2025 के प्रतीक चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब माननीय केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण और माननीय मेयर गांधीनगर। ट्री ऑफ लाइफ જે સમગ્ર માનવ જાતની સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને એકતાનું પ્રતીક છે। શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री ऋषिकेश भाई पटेल, श्री राघवजी भाई पटेल, श्री बलवंत सिंह जी राजपूत, श्री कुंवरजी भाई बावरिया, श्री मुड़ू भाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री हर्ष भाई संघवी, श्री जगदीश भाई पंचाल, श्रीमती मीराबेन पटेल तेओનું स्वागत કરી રહ્યા છે। अब आमंत्रित करते हैं भाजपा के स्थानीय पदाधिकारीगण कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रह्मोस के प्रतिकृति से स्वागत करें। भारतीय सेना शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का गौरव ब्रह्मोस से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री आशीष कुमार दवे, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर महानगर, श्री अनिल भाई पटेल, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर जिल्लो, श्री कनुभाई देसाई, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री गौरांग भाई पटेल, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, महामंत्री गांधीनगर महानगर। चतुर्थ अभिनंदन चरण माननीय प्रधानमंत्री जी का समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। श्री N.P. पटेल, नेचर फर्स्ट, श्री शंकु भाई पटेल, एनवायरमेंट केयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री महेंद्र भाई पटेल, वी केयर फाउंडेशन, श्रीमती प्रज्ञाबेन पटेल, आत्मन फाउंडेशन, श्री मिलिंद गुप्ते, गजानन सेवा समिति और डॉक्टर अनिल पटेल, निसर्ग साइंस सेंटर, कीर्ति तोरण से स्वागत किया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की शहरी विकास यात्रा के इस ऐतिहासिक अध्याय में अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं भारत सरकार के माननीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी को।
स्वागत है सर। देश के जन जन के हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री सी.आर. पाटिल जी, मंच पर विराजमान गुजरात मंत्रिमंडल के सभी हमारे मंत्रीगण, सभी महानुभाव, महापौर महोदया और यहां उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे परिवारजनों के साथियों, भाइयों बहनों, आज जैसा हम महात्मा मंदिर गांधीनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहां शहरी विकास के बहुत से कामों का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये हो रहा है, अपने आप में ये गुजरात के विकास की एक परिभाषा है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रदेश अथवा देश की खुशहाली वहां के भौतिक विकास और वहां के लोगों के रहन सहन के जीवन की प्रणाली से ही प्रतीत होता है। पिछले 11 वर्षों में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की बहार बही है, विकास की गंगा बही है और मैं समझता हूं ये गति इन 11 वर्षों से पहले देश में कभी विकास की नहीं रही है और उसमें भी विशेष तौर पर शहरी विकास का अपने आप में महत्व है और उसका विशेष कारण यही है कि देश की आबादी अब धीरे धीरे शहरी एक प्रकार से शहरीकरण होता जा रहा है। बहुत सी आबादी गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रही है। शहरों का अपने आप में फैलाव हो रहा है। नए शहर ये भी बनाए जा रहे हैं। पुराने शहरों का पुनरुद्धार की आवश्यकता है। नए शहरों में सभी आवश्यकताएं ये अपने को पूरी करनी है। 2047 तक अपने देश की लगभग 50% आबादी अर्थात 87 करोड़ के आसपास आबादी होने का अनुमान है। तो इसलिए अपने आप में शहरी विकास की ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए। हम सब आपके नेतृत्व में पहले जो गली और नाली तक के विकास की बात वहीं तक हम सीमित रहते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में शहरों का जीवंत, स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का एक विकास का केंद्र हमारे शहर बने, इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक आयाम शहरी विकास के खड़े किए हैं पिछले सालों में, जिसके अंदर PMAY शहरी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसी प्रकार मेट्रो, जो बड़े शहर हैं, खास करके 25 लाख से ऊपर की आबादी के मेट्रो, वहां जाल फैलाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर USA और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने जो एक कार्यक्रम दिया, जिसके माध्यम से देश के 100 शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के नाते से अच्छे प्रयोग ताकि एक सुंदर शहर बनाया जा सके और उसको रेप्लिकेट करने का काम, उसको दोहराने का काम
बाकी शहर भी उसको कर सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपने दिया। पीएम स्वनिधि और गरीबों के उत्थान के लिए NULM, ताकि गरीब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से ठीक हो, योजना आपने दी। सौंदर्यीकरण की विशेष योजनाएं, इसकी ओर भी आपने ध्यान कराया। बहुत से आज भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रूरबन एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अर्बन चैलेंज फंड है, रूरबन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस प्रकार के जो काम हैं वो आपके स्कीम से और हम सब पूरे देश में कर रहे हैं, जिससे शहरी विकास अपने आप में आगे बढ़ रहा है। आज साथियों, आपको याद होगा कि 20 वर्ष पूर्व यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2005 को गुजरात में शहरी विकास वर्ष ये घोषित किया था और उसी संदर्भ में 20 साल के बाद इस वर्ष को फिर से शहरी विकास वर्ष ये गुजरात में घोषित किया गया है। और उस दिन से लेकर अभी तक जो आधुनिक गुजरात की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात इस विकास का सारे देश को एक रास्ता दिखा रहा है, एक मॉडल इसके माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए शहरीकरण को नया बल देने के उद्देश्य से आज भी बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में IPD ब्लॉक और OPD सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी। 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आज 3,300 करोड़ रुपए के 17 नगर निगमों और 149 नगर पालिकाओं को चेक वितरण किए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ति भी बढ़ाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विकसित भारत 2047 के विजन को सपने को पूरा करने और विकसित भारत के विकसित शहरों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए आज हर राज्य में स्थानीय निकायों को सशक्त किया जा रहा है। बहुत शहरों के अंदर उनके विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। ULB, जिनमें मुख्यालय वाले नगर भी शामिल हैं, क्लास A ULB का दर्जा दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं, आधुनिक संरचना और बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आपको सबको मालूम भी है कि सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर ये बना और 7 स्टार रेटिंग उसको प्राप्त हुई। PM स्वनिधि योजना में भी अहमदाबाद ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उपलब्धियां गुजरात की समावेशी और शहरी विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और दाहोद में 11,500 करोड़ रुपए की 354 परियोजनाओं ये स्वीकृत की गई, वो जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे शहरों को आपस में जोड़ने वाली और विकास को बुलेट की रफ्तार देने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन ने भी गुजरात को शहरी परिवहन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। साथियों, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि 2 दशक पहले जो काम शुरू किए थे, आज गुजरात की गली मोहल्ले से लेकर नगर, शहर और सबकी विकास यात्रा का साक्षी
आज हम बने हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के नक्शे पर नजर आने वाले हमारे शहर भी हर तरह से आधुनिक, विकसित और समृद्ध होंगे और उन्हें विकसित करने की दिशा में हम दिन रात लगे रहेंगे। आज इस मंच से जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आप कर रहे हैं, वे केवल इमारतें नहीं बल्कि विकसित और समावेशी गुजरात और भारत के निर्माण की नींव है। मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके दिशा सूचक विचारों के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात की शहरी विकास यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नवाचार की मिसाल रही है। एक ऐसी प्रेरक गाथा जो आज पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इस यात्रा के, इस कहानी के सूत्रधार और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अर्बन की चुनौतियों को अवसर में बदलकर हमें विकास के पथ पर अग्रसर किया। अब प्रस्तुत है एक संक्षिप्त लेकिन सशक्त फिल्म 2005 से 2025 तक की उस परिवर्तनकारी यात्रा की झलक, जिसने गुजरात के शहरी परिदृश्य को एक नई पहचान दी है। यह 20 वर्षों की वो कहानी है जहां शहरों के साथ साथ आशाओं की बुनियाद भी रखी गई थी। आइए देखते हैं यह प्रभावशाली फिल्म। Just close your eyes and imagine. विकास। ये शब्द सुनते ही आपको कौन सा चेहरा दिखता है? क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया सुनते ही आप किस एक चेहरे को इमेजिन करते हैं? यकीनन उसी व्यक्ति को जो पिछले 2 दशकों में दूरदर्शी विकास का प्रेरक बना, जिसने देश को कई सारे फर्स्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट दिए, जिसने गुजरात की काया बदली। और वे हैं हमारे गुजरात का गर्व। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे मोदी जी ने आपदा को अवसर में और चैलेंजेस को विकास के चैनल्स में बदला। મોટા ભાગના લોકો શહેરીકરણ એક સમસ્યા છે, એમાંથી બચીને કેમ જવાય એવી જ વ્યૂહરચના અપનાવતા હોય છે. ગુજરાતે જુદો રસ્તો લીધો છે. શહેરીકરણને આફત માનવાની જરૂર નથી. શહેરીકરણને એક અવસર માનીને યોજના કરવી જોઈએ. आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2005 के वर्ष को अर्बन डेवलपमेंट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया और सपना देखा फुल ऑफ लाइफ फ्यूचरिस्टिक शहरों के विकास का। 2009 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हमारा टेक ऑफ पॉइंट बनी। मेरे जैसे 90s किड्स ने देखा है लास्ट 20 इयर्स में नजारों को और नजरियों को बदलते हुए। हमारी हाइट से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट तक कितना कुछ बदल गया है। हम गुजरातियों के घुघरा, ऊंधियू, लोचा के चटकारे तो ऐसे ही हैं, पर सेलिब्रेशन की रेसिपी बदल गई है। सफाई की स्पिरिट तो वही है, बस स्टाइल अपग्रेड हो गया है। याद है हम छोटे थे तब जगह जगह झुग्गियां पाई जाती थीं। आज अफोर्डेबल हाउसिंग कॉलोनीज मिलती हैं। तब छतों पर केवल कपड़े और पापड़ सुखाए जाते थे, आज पावर जनरेशन किया जाता है। तब अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचने में 1.5 घंटे लगते थे, आज आधा घंटा नहीं लगता। और हाँ, तब और आज का गांधीनगर बहुत बदल गया है। आज ये यूथ कैपिटल बन गया है, गिफ्ट सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंस हब बन गया है। हमारे फेवरेट स्टार्स यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ NIFT, PDEU, IIT आ चुकी है। तब का अहमदाबाद आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तब का मोटेरा स्टेडियम आज विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनकर कोल्ड प्ले को होस्ट कर रहा है। तब का सूरत आज का ड्रीम सिटी है और अब तो सूरत इकोनॉमिक हब बनने को तैयार खड़ा है। BRTS तो थी ही लाइफलाइन, अब मोदी जी की मेट्रो भी आ गई है।
लाखों लोगों के ड्रीम्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है। हम 90s किड्स बड़े फॉर्चुनेट रहे हैं। नो ऑनेस्टली, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन ये नदी रिवाइव होकर ऐसी बन जाएगी। मोदी जीज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट। इंडिया में कहीं भी जाता हूं, सब एक बार तो रिवर फ्रंट का पूछते ही हैं। रिवर फ्रंट के सेकंड फेज की सक्सेस तो हमारे सामने है। अब फेज 3 का काम भी शुरू होने जा रहा है। ये पूरा होते ही अहमदाबाद से गांधीनगर तक साबरमती वाइब्रेंट, विवेशियस होगी। वाओ, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड फ्यूचरिस्टिक टुगेदर। मोदी जी ने गवर्नेंस को डिजिटल बनाया, नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई और पुरानी नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया। गुजराती खेल भी सकते हैं, इंटरनेशनली जीत भी सकते हैं। उसके लिए स्पोर्ट्स कल्चर इंट्रोड्यूस किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की प्रेरणा दी। अर्बन डेवलपमेंट के बजट को फ्यू करोड़ से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक पहुंचाया है और आज गुजरात का ये मॉडल देश ने अपनाया है। निर्मल गुजरात बना है स्वच्छ भारत। मुख्यमंत्री गृह योजना बनी है पीएम आवास योजना। अब गुजरात ने ठाना है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में आगे शहरी जीवन और बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड और बढ़ानी है, बुलेट ट्रेनें लगानी है और खिलाना है स्पोर्ट्स कल्चर को, और स्टार्टअप हब्स बनाने हैं और बिजनेस पार्क्स बनाने हैं। शहर और ग्रीन होंगे, माइंस और फ्री होंगे, विरासतों का अधिक सम्मान होगा। गुजरात से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। फुल ऑफ लाइफ शहर, 20 वर्ष विकासनी लहर। जय हिंद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 20 वर्षों के आपके प्रत्येक मार्गदर्शन एवं सशक्त नेतृत्व के लिए। ગુજરાત, જ્યાં વિકાસ એ સંકલ્પ છે અને શાસન એક સેવા, આ સંકલ્પને સાકાર રૂપ આપનારા નેતૃત્વનું નામ છે માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ। ગુજરાતની શહેરી વિકાસ યાત્રાના આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે હું સૌજન્યપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન દ્વારા સૌને માર્ગદર્શન આપશો। શહેરી વિકાસના 20 વર્ષની ઉજવણી અને ગુજરાત શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025ના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સૌનું ગૌરવ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, માન્ય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, કેન્દ્રીય મંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી ખટ્ટર, મારા મંત્રીમંડળના સાથી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી મુળુભાઈ બેરા, શ્રી કુબેરભાઈ ડિંડોર, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, ગાંધીનગરના મેયર શ્રીમતી મીરાબેન પટેલ, ઉપસ્થિત સૌ સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ પદાધિકારી, ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। ઓપરેશન સિંદૂરની જ્વલંત સફળતા પછી પહેલીવાર ગુજરાત પધારેલા વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ તથા દેશના સેનાના સૌ જવાનોને આ ઓપરેશનની સફળતા માટે આપણા સૌ વતી, ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું।
આપ સૌ પણ તિરંગાથી અભિનંદન પાઠવી શકો છો. વડાપ્રધાનશ્રીએ આ ઓપરેશન સિંદૂરથી આતંકવાદ સામેની દેશની લડાઈના નવા માપદંડ નક્કી કર્યા છે. વિકાસની રાજનીતિના પ્રણેતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસ માટે સુરક્ષા અને સમૃદ્ધિ બેયને મહત્વ આપ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વની ચોથી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બની છે. એ માટે પણ આપ સૌ વતી ગુજરાત વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. ગુજરાત ભાગ્યશાળી છે કે તેમના કુશળ નેતૃત્વનો લાભ અઢી દાયકા કરતાં વધુ સમયથી મળતો રહ્યો છે. રાજ્યના સર્વગ્રાહી અને સમૃદ્ધ વિકાસનો પાયો 2001માં શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી નખાયો છે. શહેરી વિકાસ વર્ષની ઉજવણી પહેલા આપણે ત્યાં નગરપાલિકાઓ મહાનગરપાલિકાઓ પાસે પૂરતા નાણાંના અભાવે વિકાસ કામો અટકી પડતા. નગર એટલે નળ, ગટર અને રસ્તા એવા વિકાસ કામો પૂરતો શહેરીકરણનો ખ્યાલ સીમિત હતો. નગરોમાં ગટરના ઢાંકણા બદલવા જેવી નાની બાબતોની વહીવટી સ્વાયત્તતા પણ જોઈએ તેટલી નહોતી. રાજકોટ જેવા મોટા શહેરોમાં પણ ટેન્કર રાજ ચાલતું હતું. અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ, સુએજ ટ્રીટમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ નગરો માટે કલ્પના સમાન હતી અને હતી તે પણ પૂરતી ન હતી. નગરપાલિકાઓ શહેરો સુધરાઈ કહેવાતી, પણ નગરજનોની સુખાકારી સુવિધાઓમાં સુધારો થાય તેવા કામ ઓછા થતા. શ્રી મોદી સાહેબે શહેરી વિકાસની આખી પરિભાષા તેમના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં બદલી નાખી છે. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી આપણું ગુજરાત શહેરી વિકાસ સહિત સર્વાંગી વિકાસનું રોલ મોડેલ સ્ટેટ બન્યું છે. ગુજરાતના શહેરીકરણને સુવ્યવસ્થિત અને આયોજિત બનાવવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ દેશમાં પહેલીવાર 2005માં શહેરી વિકાસને સમર્પિત થીમ સાથે શહેરી વિકાસ વર્ષ ઉજવ્યું. 2005ના શહેરી વિકાસ વર્ષનું વિઝન શહેરી વિકાસ કાર્યક્રમનો કાર્યક્ષમ અમલ કરીને સક્રિય જનભાગીદારીથી ગતિશીલ, સ્વચ્છ, સુંદર શહેરો ડેવલપ કરવાનું હતું. વિકાસની ગતિવિધિમાં જનભાગીદારીને સક્રિયપણે જોડવાની બ્લ્યુપ્રિન્ટ આપીને શહેરોને ઉર્જાવાન બનાવ્યા. મહાનગરોમાં લેક ડેવલપમેન્ટ, અંડરબ્રિજ, ઓવરબ્રિજ, રમતગમતના સાધનો, ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ, લાઇબ્રેરી, કોમ્યુનિટી હોલ જેવી સગવડો વિકસાવી અને શહેરી લોકોના જીવન ધોરણ સુવિધાયુક્ત બને તેવા નગર વિકાસના કામોનો નવો અધ્યાય શરૂ થયો. લોકોમાં પણ નગર શહેર પ્રત્યે પોતિકાપણાનો ભાવ જાગે અને નગર સુખાકારીના કામોમાં નવા માપદંડ પ્રસ્થાપિત થાય તેવી નેમ સાકાર થઈ. સિવિક સેન્ટર શરૂ કરાવીને સિટીઝન સેન્ટ્રિક સેવાઓ ઓનલાઈન મળતી થઈ અને ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધવાની શરૂઆત થઈ. 2005નું એ શહેરી વિકાસ વર્ષ આજે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સાથેના સ્માર્ટ સિટીનો સંગીન પાયો બન્યો છે. આજે આ 2 દશકામાં પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતે શહેરી જન સુખાકારી અને સુવિધાઓના અનેક પ્રકલ્પો આયામો સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા છે. પહેલા શહેરી વિકાસના બજેટ માત્ર 3 આંકડામાં બનતા અને તેને આ શહેરી વિકાસને સમર્પિત યોજનાથી ક્રમશઃ વધાર્યું. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં આપણે આ વર્ષે 30,000 કરોડથી વધુ રકમનું બજેટ શહેરી વિકાસ માટે ફાળવ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનથી આકાર પામેલા ગિફ્ટ સિટી, ડ્રીમ સિટી, સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, BRTS, મેટ્રો સહિત શહેરોને આગવી ઓળખ અપાવતા આઇકોનિક પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના આધુનિક શહેરીકરણની ઓળખ બની ગયા છે. વડાપ્રધાનશ્રી તરીકેનું શાસન દાયિત્વ સંભાળ્યું ત્યારથી આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે દેશના શહેરી ક્ષેત્રોની કાયાપલટ કરવાનો યજ્ઞ આદર્યો છે. ગુજરાતને તો ડબલ એન્જિન સરકારના બેવડા લાભ શહેરી વિકાસના કામો માટે પણ મળ્યા છે. નાના નગરોના વિકાસ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ શરૂ કરાવેલા અમૃત યોજનામાં ગુજરાતને અત્યાર સુધી 3600 કરોડ રૂપિયા અને સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત
6 શહેરોમાં 1753 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં શહેરી ક્ષેત્રમાં 9.66 લાખ જેટલા આવાસો મંજૂર થયા છે અને 9 લાખ જેટલા પરિપૂર્ણ પણ થઈ ગયા છે. 2025ના શહેરી વિકાસ વર્ષમાં આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં લોકોના હેપીનેસ ઇન્ડેક્સને ઊંચો લઈ જઈ અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલને પ્રોત્સાહન આપવું છે. આ ઉપરાંત 5,536 કરોડ રૂપિયાના 27 જેટલા વિકાસ કામોની ભેટ પણ તેમના વરદ હસ્તે આપણને મળવાની છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ અમૃતકાળ દેશના વિકાસ માટેનો અમૃતકાળ છે. આ અમૃતકાળમાં વિકસિત ભારત 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. આપણા નગરો હરિયાળા અને સ્વચ્છ બને, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ સાથે સ્માર્ટ સિટીઝ બને તેવા નિર્ધાર આ શહેરી વિકાસ વર્ષમાં સૌ સાથે મળીને પાર પાડીશું તેવો વિશ્વાસ વડાપ્રધાનશ્રીને આપીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપનો હૃદયથી આભાર માનીએ છીએ. આપના પ્રેરણાદાયક સંબોધને विकास यात्रा में नवी ऊर्जा ने दृढ़ता आपी है. आज का यह विशेष क्षण है गुजरात की शहरी विकास गाथा में एक स्वर्णिम अध्याय के आरंभ का, जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में रखी गई थी. और आज उन्हीं शुभ कर कमलों से हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 का भव्य शुभारंभ. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ होंगे अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 का लोगो, राज्य स्तरीय एक्शन प्लान, स्वच्छ वायु एक्शन प्लान और 3,300 करोड़ की वित्तीय सहाय वितरण, जो 17 महानगर पालिकाओं और 149 नगर पालिकाओं के लिए परिवर्तन की रेखा खींचेगा और 1 साल के लिए मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया गया है. साथ ही आज लोकार्पित हो रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3, नदी और नगर के रिश्ते को नया जीवन देता हुआ. शुरू होने जा रही आधुनिक तकनीक, अनुभवी विशेषज्ञ, उन्नत इलाज की सुविधा गांधीनगर की UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए 22,000 से अधिक नवनिर्मित गृह, ये सिर्फ ईंट पत्थर के मकान नहीं बल्कि हजारों परिवारों, विशेषकर हमारी माताओं बहनों के सपनों के घर हैं, जहां आशाएं बसेंगी और आत्मसम्मान के दीप जलेंगे. सदैव जनसेवा और जल सेवा को प्राथमिकता देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज थराद धानेरा दियोदर लाखाणी पाइपलाइन और अमृत 2.0 अंतर्गत बोटाद, खेड़ा, महमदाबाद, धंधुका, नडियाद, हिरपुरा बैरेज का खातमुहूर्त एवं लोकार्पण करेंगे. 1800 बेड वाली अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, असारवा संक्रामक रोगों से लेकर आपातकालीन स्थिति एवं हर रोग में मरीजों की सेवा के लिए सुसज्ज होगी. वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क सूरत प्रकृति के संग जीने की प्रेरणा देगा तथा राज्य भर में सड़क भवन निर्माण के कार्य हैं जो विकास की एकता के मार्ग बनते हैं. इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से एक समृद्ध, स्वस्थ और सक्षम गुजरात से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में हम एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं. अब हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि कृपया रिमोट के माध्यम से 5,536 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण, खातमुहूर्त एवं ऐलान गुजरात से पूरे भारत की शहरी विकास गाथा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ें. 2005 થી 2025 આ બે દાયકામાં ગુજરાતે શહેરી વિકાસને આપ્યા ઐતિહાસિક સ્પીડ, સ્કેલ અને પરિણામ. એટલે જ તો આજે 20 વર્ષ પછી ગર્વથી આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ 20 વર્ષ શહેરી વિકાસના. આવો આ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બનીએ. આપણા લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરવા જઈ રહ્યા છે શહેરી વિકાસની નવી યાત્રાનો શુભારંભ અને કરી રહ્યા છે 2025ને શહેરી વિકાસ વર્ષ રૂપે ઘોષિત. આવો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં સ્વાગત કરીએ શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025નું. રાઉન્ડ ધ યર ચાલનારા આ સેલિબ્રેશન માટે પ્રસ્તુત છે ગુજરાત સરકારનો મહત્વાકાંક્ષી અર્બન ડેવલપમેન્ટ એક્શન પ્લાન. આ પ્લાન 6 પિલ્લર પર આધારિત છે. સૌથી પહેલા પિલ્લરનું લક્ષ્ય છે ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ પ્રદાન કરવી, જે હેઠળ શહેરોમાં પાણી, ડ્રેનેજ અને આરોગ્યની તમામ સુવિધાઓ સુદૃઢ કરાશે. સાથે સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ થશે. હેરિટેજ વારસાને કેન્દ્રમાં રાખીને અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલનો મંત્ર સાકાર થતો દેખાશે.
દ્વિતીય પિલરનું લક્ષ્ય છે નાગરિકોની સક્રિય ભાગીદારી, જે હેઠળ શહેરોમાં સિટી ટુરિઝમ સેલ સ્થાપિત થશે, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, યોગ સેન્ટર અને બગીચાઓની સંખ્યા વધશે. સો ગુડ લાઈફ, ગુડ વાઇબ. તૃતીય પિલરનો ગોલ છે ઉત્તમ શાસન વ્યવસ્થા, જે હેઠળ આપણા શહેરોમાં સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ બનશે, સિટી સિવિક સેન્ટર્સ વધશે, કાયદા અને નિયમોમાં પોઝિટિવ ચેન્જીસ આપણે જોઈ શકીશું. ઈ-નગર 2.0 અને ODPS 3.0 જેવા સિટીઝન ફ્રેન્ડલી પોર્ટલ્સ વધારે બેટર બનશે. ચોથા પિલરનું ટાર્ગેટ છે વધુ સારી જીવનશૈલી અને સ્વચ્છ પર્યાવરણ. તો આ સાથે સ્ટેટ ક્લાઇમેટ સેલની રચના થશે, સોલાર પ્રોજેક્ટ્સનો વ્યાપ વધશે, પ્રદૂષણ ઘટશે. પાંચમો અને છઠ્ઠો પિલર વધુ સારી પરિવહન સુવિધા, આવાસ અને આજીવિકાને પ્રોત્સાહન આપશે. ટોપ ક્લાસ ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધાઓ, અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ, રોજગારી, કો-વર્કિંગ સ્પેસ, સ્થાનિક ફેરિયાઓના ઉત્થાન અને મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે અનેકવિધ સુવિધાઓ અવેલેબલ બનશે. આ 6 સ્તંભના આધારે ભવિષ્યની ઇમારત ઘડવા માટે રેડી છે રાજ્યની 17 મહાનગરપાલિકાઓ અને 149 નગરપાલિકાઓનો ગુજરાત સ્ટેટ એક્શન પ્લાન. આ સાથે જ ગ્રીન અને ક્લીન શહેરોના નિર્માણ માટે તૈયાર છે ગુજરાત સ્ટેટ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ. આ તમામ સંકલ્પને સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડવા માટેનું ફ્યુઅલ બનશે વિરાટ ગાય ફંડ. છેલ્લા 20 વર્ષમાં રાજ્યના શહેરી વિકાસના બજેટમાં 45 ગણાનો વધારો થયો છે અને આ વર્ષે ફાળવણી થઈ છે ₹30,325 કરોડના જંગી બજેટની. એટલે જ તો આજથી જ ધમધોકાર શરૂ થઈ રહ્યા છે લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત, અને માનનીય મોદીજી દ્વારા થઈ રહ્યું છે ડિજિટલ તખ્તીઓનું અનાવરણ. આજે સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હેઠળ 17 મહાનગરપાલિકાઓ અને 149 નગરપાલિકાઓને પ્રથમ હપ્તાની ચૂકવણી રૂપે ₹3300 કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી રહી છે. આજે ગુજરાતીઓની ફેવરેટ ડેસ્ટિનેશન સાબરમતી રિવરફ્રન્ટને પણ નવી ઊંચાઈ, નવી લંબાઈ, નવી બ્યુટી, નવી સેરેનિટી મળવાની છે. As we all know, ગિફ્ટ સિટી નજીક સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના ફેઝ 5નું કામ તો તીવ્ર ગતિથી ચાલુ જ છે, પણ આજે ₹1000 કરોડના ખર્ચે ફેઝ 3ના કામની પણ શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. ₹588 કરોડના ખર્ચે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં નિર્માણ પામનાર 1800 બેડની હોસ્પિટલ પણ આધુનિક ચિકિત્સાની રાજધાની બનશે. સાથે ₹84 કરોડના ખર્ચે ગાંધીનગરમાં બનેલ UN મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરનું સેટેલાઇટ સેન્ટર પણ નવી હેલ્થ કેર ડિફાઇન કરશે. અને હા, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ! આજના શુભ દિવસે વધુ 22,055 પરિવારોને પોતાનું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું ઘર મળી રહ્યું છે, જે ₹1006 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ છે. આજે સુરતમાં બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક શહેરવાસીઓ માટે તૈયાર છે અને સાથે અન્ય શહેરોમાં પાણી પુરવઠા તેમજ ગટર વ્યવસ્થા સુધારના મિશન પણ ₹788 કરોડના ખર્ચે સફળ બનાવાઈ રહ્યા છે. આજના દિવસે મહેસાણાના હીરાપુર બેરેજથી આજુબાજુના અનેક ગામોની જળ સુવિધાઓમાં વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. સાથે બનાસકાંઠા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાઇપલાઇન અને રબર ડેમના અનેક પ્રકલ્પોનું પણ ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે. ₹1862 કરોડના આ કામ લાખો લોકો માટે જળ સુવિધાઓ વધુ સુસજ્જ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. બધાઈ હો પાટણ! પાટણમાં પણ ₹37 કરોડના ખર્ચે નવી કલેક્ટર કચેરીનું નિર્માણ થશે. અને મુબારકભાઈ, ગાંધીનગર અને બનાસકાંઠા, તમારા રોડ રસ્તાનું પણ ₹171 કરોડના ખર્ચે અપગ્રેડેશન થશે. આ તમામ કાર્યોને સફળ બનાવવા આજે ₹1859 કરોડના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ₹3677 કરોડના ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યા છે. ટોટલ ₹5536 કરોડના આ પ્રોજેક્ટ્સથી બનાવાશે આપણા ગુજરાતને કૂલ લાઇક આઇસ એન્ડ ફુલ ઓફ લાઈફ.
આયોજનબદ્ધ શહેરીકરણ માટેનું આ આખું ફ્યુચરિસ્ટિક પ્લાનિંગ સાયન્ટિફિકલી નિષ્ણાંતો સાથે હાઈ લેવલ કમિટી બનાવીને થઈ રહ્યું છે. એટલે જ તો વિશ્વાસ છે જ્યારે વિકસિત ભારતના શહેરોનું નિર્માણ થશે ત્યારે ગુજરાતના આ એક્શન પ્લાનની નોંધ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લેવાશે અને અર્બન પ્લાનર્સને હંમેશા માટે યાદ રહેશે શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025. તાલીઓના ગુંજારા સાથે આપણે આભાર માનીએ છીએ माननीय प्रधानमंत्री નો. यह गुजरात के सतत स्वच्छ और समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है. अब इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब गुजरात अपने शहरी विकास की एक नई ऊंचाई को स्पर्श कर रहा है, हम सभी अत्यंत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच उपस्थित हैं भारत के यशस्वी नेतृत्वकर्ता, दूरदृष्टा और परिवर्तन के अग्रदूत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी. गुजरात की विकास यात्रा में उनके निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रतिबद्धता और सर्वजन हिताय की भावना ने हमेशा हमें दिशा दिखाई है. आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सादर अनुरोध करें कि कृपया अपने प्रेरणादायक उद्बोधन द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन दें. भारत माता की, भारत माता की. કેમ આ તિરંગા બધા નીચે આવી ગયા? ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और गुजरात के कोने कोने से यहां उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 2 दिन से गुजरात में हूं. कल मुझे वडोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार. गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था. और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है. हर हिंदुस्तानी के दिल में है. शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है. अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे.
साथियों, (1947) में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? साथियों, ये देश उस महान सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के चला है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं।
हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए, तो ये देश वीरों की भी भूमि है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया।
क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कल 26 मई था। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला। और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है। हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों, मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज गुजरात सरकार ने शहरी विकास वर्ष 2005 में इस कार्यक्रम को किया था, 20 वर्ष मनाने का। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि 20 साल के शहरी विकास की यात्रा का जयगान करने का कार्यक्रम नहीं बनाया। गुजरात सरकार ने उन 20 वर्ष में से जो हमने पाया है, जो सीखा है, उसके आधार पर आने वाले शहरी विकास को नेक्स्ट जनरेशन के लिए उन्होंने उसका रोडमैप बनाया। और आज वो रोडमैप गुजरात के लोगों के सामने रखा है। मैं इसके लिए गुजरात सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। और मुझे याद है, हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, बड़ा उत्साह था, खास करके नौजवानों में। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए साथियों, एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। आप कल्पना कीजिए, 1920, 25, 30, 40, 42 उस कालखंड में चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, नेताजी सुभाष बाबू हो, वीर सावरकर हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इन सब ने जो भाव पैदा किया था और देश के जन मन में आजादी की ललक न होती, आजादी के लिए जीने मरने की प्रतिबद्धता न होती, आजादी के लिए सहन करने की इच्छा शक्ति न होती, तो शायद 1947 में आजादी नहीं मिलती। ये इसलिए मिली कि उस समय जो 25-30 करोड़ आबादी थी, वे बलिदान के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के 20 साल 25 साल के भीतर अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं दोस्तों। और इसलिए 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे ना, 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहां पहुंचेगा। उद्योग में यहां होगा, खेती में यहां होगा, शिक्षा में यहां होगा, खेलकूद में यहां होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए और
जब गुजरात 75 का हो, उसके 1 साल के बाद जो ओलंपिक होने वाला है, देश चाहता है कि वो ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। और इसलिए साथियों, जिस प्रकार से हमारा ये एक लक्ष्य है कि हम जब गुजरात के 75 साल हो जाए, और आप देखिए जब गुजरात बना उस समय के अखबार निकाल दीजिए, उस समय की चर्चाएं निकालिए, क्या चर्चाएं होती थी कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर क्या करेगा, गुजरात के पास क्या है, समंदर है, खारा पाट है, इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है, क्या करेगा, गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं, गुजरात कैसे प्रगति करेगा, ये ट्रेडर हैं सारे, इधर से माल लेते हैं उधर बेचते हैं, बीच में दलाली से रोजी रोटी कमा करके गुजारा करते, क्या करेंगे, ऐसी चर्चा थी। वही गुजरात जिसके पास एक जमाने में नमक से ऊपर कुछ नहीं था, आज दुनिया को हीरे के लिए गुजरात जाना जाता है। कहां नमक, कहां हीरे, ये यात्रा हमने काटी है। और इसके पीछे सुविचारित रूप से प्रयास हुआ है, योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए हैं। हमारे यहां आमतौर पर गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा होती है कि सरकार में साइलोज ये सबसे बड़ा संकट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे से बात नहीं करता है, एक टेबल वाला दूसरे टेबल वाले से बात नहीं करता है, ऐसी चर्चा होती है। कुछ मात्रा में सही भी होगा, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? मैं आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। ये शहरी विकास वर्ष अकेला नहीं, हमने उस समय हर वर्ष को किसी न किसी एक विशेष काम के लिए डेडिकेट करते थे। जैसे 2005 में शहरी विकास वर्ष मना गया, एक साल ऐसा था जब हमने कन्या शिक्षा के लिए डेडिकेट किया था, एक वर्ष ऐसा था जो हमने पूरा टूरिज्म के लिए डेडिकेट किया था। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब काम बंद करते थे, लेकिन सरकार के सभी विभागों को उस वर्ष अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसको भी अर्बन डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, हेल्थ विभाग है तो अर्बन डेवलपमेंट ईयर में कंट्रीब्यूट क्या कर सकता है, जल संरक्षण मंत्रालय है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो वो अर्बन डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। यानी एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इस भूमिका से ये वर्ष मना। और आपको याद होगा जब हमने टूरिज्म ईयर बनाया तो पूरे राज्य में, उसके पहले गुजरात में टूरिज्म की कल्पना ही कोई नहीं कर सकता, विशेष प्रयास किया गया। उसी समय एड कैंपेन चलाया, कुछ दिन को गुजारो गुजरात में, एक एक चीज उसमें से निकली, उसी में से रणोत्सव निकला, उसी में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसी में से आज सोमनाथ का विकास हो रहा है, गिर का विकास हो रहा है, अंबाजी का विकास हो रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स आ रही हैं, यानी एक के बाद एक चीजें डेवलप होने लगी। वैसे ही जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, और मुझे याद है मैं राजनीति में नया नया आया था, और कुछ समय के बाद हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे पहले जीते। तब तक हमारे पास एक राजकोट म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, तब वो कॉरपोरेशन नहीं थी। और हमारे एक प्रहलाद भी पटेल थे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, बहुत ही इनोवेटिव थे, नई नई चीजें सोचना उनका स्वभाव था। मैं नया राजनीति में आया था तो प्रहलाद भाई एक दिन आए मिलने के लिए,
उन्होंने कहा ये हमें जरा, उस समय चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो हमने चिमन भाई और भाजपा के लोग छोटे पार्टनर थे, तो हमने चिमन भाई को मिलकर के समझाना चाहिए कि ये जो लाल बस अहमदाबाद की है उसको जरा अहमदाबाद के बाहर जाने दिया जाए। तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं और प्रहलाद भाई चिमन भाई को मिलने गए। हमने बहुत माथापच्ची की। हमने कहा ये सोचने जैसा है कि लाल बस अहमदाबाद के बाहर गोरा, गुमा, लांभा, उधर नरोड़ा की तरफ आगे, देहगाम की तरफ, इधर कलोल की तरफ आगे, उधर साणंद की तरफ आगे, उसको जाने देना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार करना चाहिए। तो सरकार के जैसे सचिवों का स्वभाव रहता है, यहां बैठे हैं सारे, उस समय वाले तो रिटायर हो गए हैं। एक बार एक कांग्रेसी नेता को पूछा गया था कि देश की समस्याओं का समाधान करना है तो 2 वाक्य में बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने जवाब दिया था, वो मुझे आज भी अच्छा लगता है। ये कोई 40 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा देश में 2 चीजें होनी चाहिए। एक, पॉलिटिशियंस ना कहना सीखे और ब्यूरोक्रेट हाँ कहना सीखे। तो मुझे सारी समझ होगा, पॉलिटिशियन किसी को ना नहीं कहता और ब्यूरोक्रेट किसी को हाँ नहीं कहता। तो उस समय चिमन भाई के पास गए तो उन्होंने पूछा सबसे, हम दोबारा गए, तीसरी बार गए, नहीं एसटी को नुकसान हो जाएगा, एसटी को कमाई बंद हो जाएगी, एसटी बंद पड़ जाएगी, एसटी घाटे में चल रही है, लाल बस वहां नहीं भेज सकते, मगर बहुत दिन चला। 3-4 महीने तक हमारी माथापच्ची चली। खैर हमारा दबाव इतना था कि आखिर लाल बस को लांबा, गोरा, गुमा ऐसा एक्सटेंशन मिला। उसका परिणाम है कि अहमदाबाद का विस्तार तेजी से उधर साणंद की तरफ हुआ, इधर देहगाम की तरफ हुआ, उधर कलोल की तरफ हुआ, उधर अहमदाबाद की तरफ हुआ। तो अहमदाबाद पर जो प्रेशर एकदम तेजी से बढ़ने वाला था, उसमें स्टेजी आए, बच गए। छोटी सी बात थी। तब जाकर के, मैं तो उस समय राजनीति में नया था, मुझे कोई ज्यादा इन चीजों को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन तब समझ में आता था कि हम तत्कालीन लाभ से ऊपर उठ करके सचमुच में राज्य की और राज्य के लोगों की भलाई के लिए हिम्मत के साथ, लंबी सोच के साथ चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। और मुझे याद है जब अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया तो पहला काम आया ये एंक्रोचमेंट हटाने का। अब जब एंक्रोचमेंट हटाने की बात आती तो सबसे पहले रुकावट बनता है पॉलिटिकल आदमी, किसी भी दल का, वो आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका लगता है मेरे वोटर है, तुम तोड़ रहे हो। और अफसर लोग भी बड़े चतुर होते हैं, जब उनको कहते हैं कि ये सब तोड़ना है तो पहले जाकर को हनुमान जी का मंदिर तोड़ते हैं। तो ऐसा तूफान खड़ा हो जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन डर जाता है, उसको लगता है ये हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया। वाहो, हमने बड़ी हिम्मत दिखाई। उस समय हमारे आईके शायद अर्बन मिनिस्टर थे, और उसका परिणाम ये आया कि रास्ते चौड़े होने लगे तो जिसका 2 फुट 4 फुट कटता था वो चिल्लाता था, लेकिन पूरा शहर खुश हो जाता था। इसमें एक स्थिति ऐसी बनी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैंने तो 2005 अर्बन डेवलपमेंट ईयर घोषित कर दिया, उसके लिए कोई 80-90 पॉइंट निकाले थे, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो पार्टी से ऐसे ही मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसा एक अर्बन डेवलपमेंट ईयर होगा, जरा सफाई वगैरह के कामों में सबको जुड़ना पड़ेगा सब। लेकिन जब ये तोड़ना शुरू हुआ तो मेरी पार्टी के लोग आए, ये बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा साहब ये 2005 में तो अर्बन बॉडी की चुनाव है,
हमारी हालत खराब हो जाएगी। ये सब चारों तरफ तोड़फोड़ चल रही है। मैंने कहा यार भाई ये तो मेरे ध्यान में नहीं रहा, और सचमुच में मेरे ध्यान में वो चुनाव था ही नहीं। अब मैंने कार्यक्रम बना दिया। अब साहब मेरा भी एक स्वभाव है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, डगलू भरू के ना हटबू। तो मैंने कहा देखिए भाई आपकी चिंता सही है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। अब तो ये अर्बन डेवलपमेंट एरिया होगा, हार जाएंगे चुनाव क्या है, जो भी होगा। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन गुजरात में शहरों का रूप रंग बदलना बहुत जरूरी है। साथियों, हम लोग लगे रहे, काफी विरोध भी हुआ, काफी आंदोलन हुए, बहुत परेशानी हुई। यहां मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आ गया कि मोदी अब शिकार आ गया हाथ में, तो वो भी बड़ी तुरी ताकत से लग गए थे। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, देखिए मैं राजनेताओं को कहता हूं, मैं देश भर के राजनेता मुझे सुनते हैं तो देखना कहना था, अगर आपने सदनिष्ठा से ईमानदारी से लोगों की भलाई के लिए निर्णय करते, तत्कालीन भले बुरा लगे लोग साथ चलते हैं। और उस समय जो चुनाव हुआ 90% विक्ट्री बीजेपी की हुई थी, 90%। यानी लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं जा, और मुझे याद है अभी ये जो यहां अटल ब्रिज बना है ना, तो मुझे ये साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे तो मैंने कहा चलो भी हम भी देखने जाते, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया, तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई थी। अभी तो उद्घाटन होना था, लेकिन कार्यक्रम हो गया था। तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए, साहब चुनाव है, उसके बाद चुनाव था, बोले टिकट नहीं लगा सकते। मैंने कहा टिकट लगाओ वरना ये तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का। एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। साथियों, खैर मेरा मान सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिरकार हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया। आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों, और वो अटल ब्रिज चल रहा है। मैंने कांकेरिया का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लिया, उसको टिकट लगाया, तो कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में चले गए। लेकिन वो छोटा सा प्रयास पूरे कांकेरिया को बचा के रखा हुआ है, और आज समाज का हर वर्ग बड़े सुख चैन से वहां जाता है। कभी कभी राजनेताओं को बहुत छोटी चीजें डर जाते हैं। समाज विरोधी नहीं होता है, उसको समझाना होता है, वो सहयोग करता है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखिए शहरी विकास की एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई, और उसी का परिणाम था। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अब मुझ पर दबाव बढ़ने वाला है, और शुरू हो गया कि मोदी ठीक है 4 नंबर तो पहुंच गए, बताओ 3 कब पहुंचोगे। इसकी एक जड़ी बूटी आपके पास है। अब जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज हैं। हमें अर्बन बॉडीज को इकोनॉमी के ग्रोथ सेंटर बनाने का प्लान करना होगा। अपने आप जनसंख्या के कारण वृद्धि होती चले, ऐसे शहर नहीं हो सकते हैं। शहर आर्थिक गतिविधि के तेज तर्रार केंद्र होने चाहिए। और अब तो हमने टियर 2, टियर 3 सिटी पे भी बल देना चाहिए, और वो इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बनने चाहिए। और मैं तो पूरे देश की नगरपालिका, महानगरपालिका के लोगों को कहना चाहूंगा, अर्बन बॉडी से जुड़े हुए सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वे टारगेट करें कि 1 साल में उस नगर की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचाएंगे।
वहां की अर्थव्यवस्था का कद कैसे बढ़ाएंगे, वहां जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, वहां नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रास्ते कौन से खोलेंगे। ज्यादातर मैंने देखा नगर पालिकाएं जो नई नई बनती है तो क्या करते हैं, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बना देते हैं। पॉलिटिशियनों को भी जरा सूट करता है, वो 30-40 दुकानें बना देंगी और 10 साल तक लेने वाला नहीं आता है। इतने से काम नहीं चलेगा। स्टडी करके और खास करके जो एग्रो प्रोडक्ट है, मैं तो टियर 2, टियर 3 सिटी के लिए कहूंगा, जो किसान पैदावार करता है उसका वैल्यू एडिशन, ये इन नगर पालिकाओं में शुरू हो। आसपास से खेती की चीजें आए, उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन हो, गांव का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों स्टार्टअप में भी आपको ध्यान में आया होगा कि पहले स्टार्टअप बड़े शहर के बड़े उद्योग घरानों के आसपास चलते थे। आज देश में करीब 2 लाख स्टार्टअप है और ज्यादातर टियर 2, टियर 3 सिटी में है। और इसमें भी गर्व की बात है कि उसमें काफी नेतृत्व हमारी बेटियों के पास है, बेटियों के पास है। स्टार्टअप की लीडरशिप बेटियों के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावनाओं को जन्म देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अर्बन डेवलपमेंट ईयर के जब 20 साल मना रहे हैं और एक सफल प्रयोग को हम याद करके आगे की दिशा तय करते हैं, तब हम टियर 2, टियर 3 सिटी को भी बल दें। शिक्षा में भी टियर 2, टियर 3 सिटी काफी आगे रहा है। इस तरह देख लीजिए, पहले एक जमाना था कि 10th और 12th के रिजल्ट आते थे तो जो नामी स्कूल्स रहते थे बड़े, उसी के बच्चे फर्स्ट 10 में होते थे। इन दिनों शहरों की बड़ी बड़ी स्कूलों का नामो निशान नहीं होता है। टियर 2, टियर 3 सिटी की स्कूल के बच्चे पहले 10 में आते हैं। देखा होगा आपने, गुजरात में भी यही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे छोटे शहरों के पोटेंशियल, उसकी ताकत बढ़ रही है। खेल का देखिए, पहले क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट तो हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, लेकिन बड़े शहर के बड़े रहीशी परिवारों से ही खेलकूद क्रिकेट अटका हुआ था। आज सारे खिलाड़ी में से आधे से ज्यादा खिलाड़ी टियर 2, टियर 3 सिटी गांव के बच्चे हैं जो खेल में इंटरनेशनल खेल खेल करके कमाल करते हैं। यानी हम समझे कि हमारे शहरों में बहुत पोटेंशियल है। और जैसा मनोहर जी ने भी कहा और यहां वीडियो में भी दिखाया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। 4 में से 3 नंबर की इकोनॉमी के पहुंचने के लिए हम हिंदुस्तान के शहरों की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे तो हम बहुत तेजी से वहां भी पहुंच पाएंगे। साथियों, ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसे इकोसिस्टम ने जमीनों में अपनी जड़ें ऐसी जमाई हुई है कि इस भारत के सामर्थ्य को हमेशा नीचा दिखाने में लगी है। वैचारिक विरोध के कारण व्यवस्थाओं के विकास का अस्वीकार करने का उनका स्वभाव बन गया है। व्यक्ति के प्रति पसंद नापसंद के कारण उसके द्वारा की गई हर काम को बुरा बता देना एक फैशन का तरीका चल पड़ा है और उसके कारण देश की अच्छी चीजों का नुकसान हुआ है। ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। अब आप देखिए, हमने शहरी विकास पर तो बल दिया, लेकिन वैसा ही जब मुझे आपने दिल्ली भेजा तो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक के विचार किया कि हर राज्य में एकाध जिला, एकाध तहसील ऐसी होती हैं जो इतना पीछे होता है कि वो स्टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको आइडेंटिफाई किया गया,
एक 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहां क्या जरूरत है। अब 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ फोकस किया गया, यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टेन्योर के साथ काम करे ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी लग रहा है कि हमारे यहां विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा एकेडमिक वर्ल्ड भारत के इन प्रयास और सफल प्रयासों के विषय में सोचे, और जब एकेडमिक वर्ल्ड इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है जी। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है, बुकिंग नहीं मिलता है। चीजों को बदला जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टैच्यू, ये अपने आप में अद्भुत है। मुझे बताया गया कि वडनगर में जो म्यूजियम बना है, कल मुझे एक यूके के एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं वडनगर का म्यूजियम देखने गया। ये इंटरनेशनल लेवल में इतने ग्लोबल स्टैंडर्ड का वो म्यूजियम बना है, और भारत में काशी जैसे बहुत कम जगह हैं कि जो अविनाशी हैं, जो कभी भी मृतप्राय नहीं हुए, जहां हर पल जीवन रहा है, उसमें एक वडनगर है जिसमें 2800 साल तक के सबूत मिले। अभी हमारा काम है कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर कैसे आए। हमारा लोथल, जहां हम एक म्यूजियम बना रहे हैं, मैरीटाइम म्यूजियम, 5000 साल पहले मैरीटाइम में दुनिया में हमारा डंका बजता था। धीरे धीरे हम भूल गए। लोथल उसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों का कितना लाभ होने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं, 2005 का हुए समय था जब पहली बार गिफ्ट सिटी के आइडिया को कंसीव किया गया, और मुझे याद है शायद हमने इसका लॉन्चिंग टैगोर हॉल में किया था। तो उसके बड़े बड़े जो हमारे मन में डिजाइन थी उसके चित्र लगाए थे। तो मेरे अपने ही लोग पूछ रहे थे, ये होगा? इतने बड़े बिल्डिंग टावर बनेंगे? मुझे बराबर याद है। यानी जब मैं उसका मैप वगैरह और उसका प्रेजेंटेशन दिखाता था केंद्र के कुछ नेताओं को, तो वो भी मुझे कह रहे थे, कह रहे भारत जैसे देश में क्या कर रहे हो तुम? मैं सुनता था। आज वो गिफ्ट सिटी हिंदुस्तान का हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहां भी एक गिफ्ट सिटी होना चाहिए। साथियों, एक बार कल्पना को करते हुए उसको जमीन पर, धरातल पर उतारने का अगर हम प्रयास करें तो कितने बड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये हम भली भांति देख रहे हैं। वही कालखंड था रिवर फ्रंट को कंसीव किया, वही कालखंड था जब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा, पूरा किया। वही कालखंड था दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती ही नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं, और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं, और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे
यहाँ आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद कर करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट, दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो।
बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी संबोधन, आपकी गरिमामय उपस्थिति राज्य और राष्ट्र को अनेकविध भेंट और सशक्त नेतृत्व के लिए हम सभी एक बार हाथ जोड़कर तालियों की गुंजारा के साथ आभार व्यक्त करते हैं। आपका सानिध्य गुजरात के शहरी विकास के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।